हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे। पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को जो है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन क्लास 12वीं सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, और आज के समय में पर्यावरण में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ मेन पॉइंट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये टॉपिक लेके आया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सब प्रथम अगर हम समझने की कोशिश करें तो पर्यावरण का अर्थ, आखिर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और इसको आप कैसे परिभाषित कर सकती हो। तो देखा जाए पर्यावरण के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहता है हर एक बच्चों के लिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट में है इसलिए हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखा जाए पर्यावरण अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट से बना है। इस शब्द का निर्माण दो शब्द से मिलकर हुआ है। एक तो परि जो हमारे चारों ओर है, परि मतलब हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। यानी आप समझ सकते हो कि चारों ओर से जो हमें घेर रखे हैं। पर्यावरण तो आपको पता है ना कि हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी अंतर क्रियाएँ हो रहे होते हैं पर्यावरण में, सारे पर्यावरण के अंतर्गत है। इवन मनुष्य भी पर्यावरण में ही सम्मिलित है, लेकिन देखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सबसे ऊपर है, सबसे आगे अपने आप को समझता है, इसलिए वो पर्यावरण से अलग ही समझ रहा है। तभी तो पर्यावरण का दोहन इस तरह कर रहा है जैसे पर्यावरण का उसका कोई ही अर्थ नहीं है। चलिए, ये तो इंसानों की अपनी सोच है, बट यहाँ पर परि का मतलब होता है जो चारों ओर है, आवरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इसका हम अर्थ ये कह सकते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ये बनता है कि चारों ओर से घिरे हुए। हम जो है चारों ओर से पर्यावरण से घिरे हुए हैं। तो शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे कि चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण में सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों को समिष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करता है। ये तो बात सच्चाई है कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के समिष्टिगत एक इकाई है जो सभी को प्रभावित करता है। कहते हैं अगर हम मानव भी इससे प्रभावित होते हैं, यानी हम मानव भी इससे जो है पूरी तरह प्रभावित बिना रह नहीं सकती, जो किसी जीवधारी अर्थात पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करने के लिए प्राप्त होता है तथा उनके रूप, जीवन, जीविता के तय करती हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। यानी देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, मैक्रो, जिसको हम अपने आँखों से भी देख नहीं सकते, पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, और इन्हीं से जो है मिल के पर्यावरण का जो है निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि जो हमारे चारों ओर जो जीव जंतु रहते हैं, जो चारों ओर घिरे हुए हैं, हम घिरे हुए हैं, उन सबको जो है पर्यावरण के अर्थ के अंतर्गत लिया जा सकता है, जिसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक सबके सब इसमें सम्मिलित होते हैं। सामान्य अर्थों में हम यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व, तथ्य, प्रक्रियाएं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई हैं, और यह हमारे चारों ओर व्याप्त है, और हमारे जीवन के प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित भी होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहते हैं। आज पर्यावरण अगर अधिक प्रभावित है तो मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण ही इतनी अधिक प्रभावित है।
आज हम पर्यावरण को नष्ट होते हुए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य के ही कारणों से हो रहा है। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्यायश्रय संबंध भी होते हैं। हम जीव जंतु के साथ संबंधित हैं। अगर जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारा जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि वो है तभी हम हैं। और इस बात को हर एक इंसान को समझना चाहिए। जो पर्यावरण को नष्ट करते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि पर्यावरण नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं, क्योंकि पर्यावरण है तो ही हम हैं। क्योंकि पर्यावरण से ही हमें सब कुछ प्राप्त होती है और हम पर्यावरण पे ही आश्रित हैं। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं। यानी देखा जाए तो पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसके साथ ही उनमें जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। देखा जाए तो अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदियां, हवा और जलवायु के तत्व सहित कई चीज़ें इत्यादि रहती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आते हैं। इवन देखा जाए तो ये तो जैविक के अंतर्गत आती हैं, यानी बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। अबायोटिक के अंदर जो होता है चट्टानें, पर्वत, नदियाँ, हवा, जलवायु, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जैविक में जो जीवित होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीवाणु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, या जीव जंतु हों, या पेड़ पौधे हों। अजैविक यानी अबायोटिक में वो चीज़ें जो जीवित नहीं हैं फिर भी उनकी आवश्यकता हमें पूरी है, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। देखिए, पहली बार जो है इसमें 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि 5 से 16 जून 1972 माना जा सकता है। और इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया। और इसके 2 साल बाद, यानी देखा जाए तो 1972 के बाद, यानी 2 साल के बाद 1974 में 5 जून 1974 में इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। यानी देखा जाए तो इसकी प्रपोजल जो दी गई थी, जो आयोजन की बात की गई थी 5 से 16 जून 1972 को, लेकिन पूरे दुनिया में जो ये विख्यात हुआ, पूरी दुनिया ने जो इसको मनाया 1974 से, यानी 5 जून को मनाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम परिचय की बात करें, इंट्रो की बात करें, तो देखा जाए तो सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर पर्याप्त अन्य समस्त चीज़ों को उसके पर्यावरण से घोषित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर बात काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है कि मनुष्य अगर है, मनुष्य का अस्तित्व है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के कारण ही हुआ है। और ये आपको पता होगा कि इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वो चारों तरफ पर्यावरण से घिरी हुई होती है। यानी देखा जाए तो चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीज़ों को उसकी पर्यावरण घोषित किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। किंतु यहाँ यह भी घातक है कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण को अलग नहीं मानती है। ये बात सच्चाई है। देखिए, बहुत से ऐसे ट्राइब क्लास के लोग होते हैं, जनजाति जो होते हैं, जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए पर्यावरण ही सब कुछ होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने आप को पर्यावरण से अलग नहीं मानती है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है, पर्यावरण में से एक ही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और पौधे जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ोगे
तो पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी आवश्यकता है इसके भली भांति आप परिचित ही होगी। तो हो गया ना, हम लोग जो है पर्यावरण से अलग नहीं हो सकती। उसके नज़र में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है, जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा ही माना जाता है। देखिए, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। यदि मनुष्य अभी भी नहीं समझा इस बात को तो शायद बहुत देर हो जाए। वस्तुएं मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले हैं वे जो तकनीक रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीकी के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफ़ी बदलाव लाने में समर्थ हुए हैं। तो जनरल सी बात देखा जाए तो मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले कुछ तकनीक बन गई है। आज मनुष्य इसलिए अपने आप को अलग कहता है क्योंकि पर्यावरण से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है? पर्यावरण में जो है बहुत से ऐसे इंसानों ने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, तकनीक विकसित किया है, जिसके कारण वो सोचता है कि इंसान जो है सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते हैं पर्यावरण में सारी चीज़ें नेचुरली रूप से उपलब्ध है, जिसको इंसान शायद नहीं जानते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप ये कहते हो कि इंसानों ने जो है मेडिसिन में बहुत तरक्की कर लिया, मेडिकल फील्ड में बहुत तरक्की कर लिया है। ये तो चलो इंसानों की सोच रही। मैं आपसे प्रश्न उठाता हूँ कि अगर पर्यावरण में मनुष्य ने हस्तक्षेप नहीं करती है, पर्यावरण में किसी प्रकार का मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं रहता है, तो क्या जीव जंतु बीमार नहीं पड़ते होंगे? क्या जीव जंतु अपना इलाज स्वयं नहीं करते होंगे? करते होंगे, अवश्य करते होंगे। उनको भी आपसे अधिक नॉलेज है कि किस जड़ी बूटी से जो है उनका इलाज हो सकता है, किस खाने से जो है उनकी बीमारी दूर हो सकती है। तो आप समझ सकते हो ना कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी रह जाए, लेकिन हम पर्यावरण से अलग नहीं है। हम जो टेक्नोलॉजी के आड़ में अपने आप को महान कह रहे हैं, देखा जाए तो प्राकृतिक नेचर को सब कुछ पता होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं। इंसानों ने बहुत कोशिश कर ली भूकंप के बारे में जानना, यानी जो अर्थक्वेक आती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और पहले भी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना है जो भूकंप को आने से पहले ही बता दे। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जीव जंतु जब भी भूकंप आते हैं वो अपने आप को पहले ही सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं। तो आप बताइए, हमारा टेक्नोलॉजी बेहतर है कि पर्यावरण में उपलब्ध उनकी मानसिक तरंग, उनकी मानसिक सोच, उनकी मानसिकता? तो समझ गए ना कि हम आज भी टेक्नोलॉजी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जो जीव जंतुओं से हमें मिलती थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो हमारी सोच जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं पर पर्यावरण शुरू हो रही है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट कर दिया है। और ये बात सत्य है कि तकनीकी मानव द्वारा जो आर्थिक उद्देश्य के लिए जो जीवन में विलासिता लाने के लक्ष्य से जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो उनकी विलासिता तो बेशक ही कुछ समय के लिए दिलाती है, लेकिन कहते हैं ना, ये विलासिता जीवन भर नहीं रह सकती, आने वाले जनरेशन के लिए नहीं रह सकती, जिससे प्राकृतिक विविधता और प्राणियों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। अब देखिए, इंसानों की विलासिता के कारण प्राकृतिक में भी संकट के जो है घड़ी आ गई है। आज ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो नष्ट हो गए हैं और विलुप्त हो गए हैं। पहले भारत चंदन की लकड़ियों के लिए बहुत जानी जाती थी, लेकिन आज चंदन की लकड़ियाँ हमारे पास वो लकड़ियाँ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो नष्ट हो गए हैं, संकटमय हो गए हैं, और इसका कहीं ना कहीं मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मनुष्य आज प्रकृति को इस प्रकार छेड़छाड़ कर रहा है, इस प्रकार नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जैसे प्राकृतिक से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ कि पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य नहीं है। पर्यावरण का संतुलन अगर नष्ट होगा तो इंसान का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका प्रकोप आप समय समय पर जरूर देखोगे कि पर्यावरण हमेशा बदला लेगा, और ऐसा बदला लेगा जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और इस तरह की समस्याएं पर्यावरण अवनम कहलाती है जो हम नष्ट कर रहे हैं।
संकटमय जीव जंतु को कर रहे हैं, इन सारी समस्या को हम पर्यावरणीय अवनयन कहलाती है। पर्यावरण समस्या अगर देखें तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि है। कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य इतना इस प्रकार कर रहा है जैसे हम कुछ कह ही नहीं सकती। कहते हैं सरकार ने सिर्फ एक कदम उठाई है, लेकिन सरकार की जो है इसमें शक्ति कहीं नहीं देखने को मिला है। तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी जो है पर्यावरण के लिए जो है नष्ट करने का उपाय बन गया है। और जलवायु में परिवर्तन तो आप देख ही सकती हो, जब सर्दी होती है तो गर्मी पड़ती है, जब गर्मी होती है तो सर्दी आती है। जलवायु में जो परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करने के कारण ही ये सब हुआ है। अब चलिए इस बातों को जो है हम संक्षिप्त में देख लें कि हमने क्या किया है और क्या समझा है। अगर आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब होता है परि यानी ऊपरी, आवरण मतलब वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं के ऊपर से ढके हुए हैं, यानी पूरे जीव जंतु को जो है आपस में ढके हुए हैं। देखा जाए तो ऑलिनारेस को पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा माना जाता है, यानी पर्यावरण का जन्मदाता किसे माना जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसका जो है ओलिनारेस जो है पर्यावरण के विज्ञान का जनक माने जाते हैं, यानी फादर माने जाते हैं। देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन, यानी प्राकृतिक से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के लिए साधन मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करती है। आदि काल से मनुष्य प्राकृतिक से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आदि काल से देखा जाए, जब से इंसानों ने पहला कदम धरती पर रखा, आँख खोली, तब से पर्यावरण उसके समक्ष था और पर्यावरण तब से जो है मनुष्य को पालन पोषण कर रही है। लेकिन आज आधुनिक युग के मनुष्य पर्यावरण को कुछ नहीं समझते हैं। तो आने वाला समय में मैंने पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार की संकट आएगी जो इंसानों को त्राही त्राही करवा देगी। देखा जाए तो वास्तव में संसाधन वो है जिनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए हो, यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे वो होते हैं जिसका मनुष्य विवेकपूर्ण कार्य करे, उपयोग करे और अपने अस्तित्व और प्रगति विकास संसाधनों पर निर्भर। जो हमारा अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो टॉपिक के अंतर्गत पॉइंट आया है वो काफ़ी महत्व रखता है कि विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक कौन है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्व रखता है कि विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपको पता ही होगा कि विश्व में सबसे बड़ी चिंता का विषय है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, आने वाला समय में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आज देखा जाए तो भारत नंबर 1 जनसंख्या में हो चला है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत के पास भूमि का क्षेत्र बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 है। दूसरी बात अगर हम देखें, प्रदूषण के कारण बनता है वनों की कटाई। आज देखिए बड़े बड़े जमींदार लोग, साहूकार लोग पर्यावरण को नष्ट इस प्रकार कर रहे हैं जैसे पर्यावरण से उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, और इन्हीं कारणों से वनों की कटाई इस प्रकार कर रहे हैं जिसका कोई रूप रंग ही नहीं देखा जा सकता है। कई फिल्मों में भी वनों की कटाई को जो है सुपरहिट बना दिया गया। तो वही बात है ना कि आज लोगों को जो हमारे बुराई है उनको लोगों को लगता है अच्छाई है। वनों को नष्ट करने वाले फिल्में बनाई गई है कई, और वो सुपरहिट गई है क्योंकि लोगों ने बड़ा पसंद किया है। लेकिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं हटाया कि इस प्रकार से अगर इन पेड़ पौधों को काटा गया तो आने वाले समय में हमें एक भी पेड़ पौधे नहीं मिलेंगी। तो ये तो बहुत अलग सी बात है कि जिस फिल्म में बुरी बातें दिखाई जाती हैं हम उसको सुपर हिट बना देती हैं, लेकिन ये नहीं देखते इसमें गलत चीज़ें दिखाई गई है। इसको हमें प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि प्रतिकार हम नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हम देखें उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा। देखा जाए तो हमारा पूरा विश्व जो है उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। उपभोक्तावादी का अर्थ ये होता है कि लोग आज के समय में उपभोग करने वाली चीज़ों पर ही विश्वास रखते हैं।
उसके पश्चात है संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस प्रकार संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, शायद आने वाला समय में हमें कुछ भी न मिले और संसाधन जो है बिल्कुल तहस नहस हो जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम बात अगले पॉइंट पे करें तो औद्योगिकरण को बढ़ावा। आज देखा जाए तो हमारे भारत में भी औद्योगिकरण पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है और हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया जा रहा है और औद्योगिक विकास के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण आए दिन बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं ऐसे बहुत से नदियां हैं जो बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुकी है। देखिए, भारत में इतने पवित्र नदियां बहती है, अगर आप वही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कहीं भी चले जाओ तो वहाँ की नदियाँ आप उसमें शकल देख सकते हो, इतने साफ़ सुथरे होते हैं। लेकिन भारत की नदियों में आपको कूड़े करकट ही नज़र आते हैं। तो हम किस चीज़ की उदाहरण ले रहे हैं अपने देश के लिए? भारत का हर देशों में इन्हीं बातों से जाना जाता है कि इस देश में इतनी गंदगी है। आखिर इतनी गंदगी आई कहाँ से? विदेशों ने किस प्रकार अपनी गंदगियों को मेंटेनेंस किया है? सरकार क्या सिर्फ विदेशों के दौरा करना जानती है? साफ सफाई के ऊपर कोई ध्यान देना नहीं जानती है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का पहल नहीं है, ये पूरे सरकार का पहल है कि पर्यावरण जिस प्रकार प्रदूषित हो रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है आने वाला समय के लिए। उसके पश्चात आता है परिवहन के अत्यधिक साधन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिवहन के अत्यधिक साधन। देखा जाए तो आज हम इतने विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लग गए हैं कि 2 कदम तो हम अपने पैरों को तकलीफ भी नहीं दे सकते। घर से अगर मार्केट जाना है, घर से अगर सब्जी लेने जाना है, तो उसके लिए भी हमें गाड़ी, व्हीकल की आवश्यकता होती है। कहते हैं नीचे अगर हमें सामान लेने भी जाना है तो हम गाड़ी और व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये परिवहन के साधन जो है पर्यावरण के प्रदूषण के मुख्य कारक है और हमारे भारत में ऐसे बहुत से शहर हैं जो प्रदूषण लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार जो है अपने आप को महानता की कसौटी पर सिर्फ परख रही है, कहते हैं कर्ता वाली कार्य नहीं कर रही है। क्योंकि प्रदूषण जिस प्रकार अगर बढ़ती चली गई दिन प्रतिदिन तो इंसानों के लिए जो है सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने तो देखा है कि ऐसे शहरों में स्कूलों की छुट्टियां कर देते हैं छोटे बच्चों को। मैं एक बात क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये स्कूल की छुट्टी कर देते हैं बच्चों की कि स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो उनको ये प्रदूषण सांस नहीं लेना पड़ेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये प्रदूषण जो हो रही है वायु का, हवा का, क्या ये हवा बच्चों के घर तक नहीं पहुंचेगा? जो आप आराम से स्कूलों को छुट्टी कर दिए कि हमारे क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रखे हैं इसलिए हम स्कूल को छुट्टी कर देते हैं, बच्चे घर में जो है सांस लेंगे। अरे भाई, घर में भी तो वही हवा जाएगी, वही सांस पहुंचेगी। मैं तो कहते सरकार की मानसिकता से ही हैरान रहता हूँ कि भाई साहब, ये हवा है, हवा को आप बंधन में नहीं बांध सकते। ये हर क्षेत्र में जाएगा, हर एक एरिया में जाएगा, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। आप तो छुट्टी करके अपने पलड़ा झाड़ लिए कि हम तो बच्चे के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही हम तकलीफ होती है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रही है, इन कारणों को आपने कभी टटोला भी नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। हमने देखा हमारे भारत की राजनीति में सिर्फ एक सरकार दूसरे सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, करती कुछ भी नहीं है। अगर करती तो हमारे देशों में ऐसे कई शहर हैं जो प्रदूषण लेवल से ऊपर जा चुकी है, लेकिन सरकार सिर्फ अपना गुणगान गा रही है। देखा जाए तो ऐसे गुणगान से क्या मिलेगा जो हमारे नेचर को हमारे लिए ही जो है जीने लायक नहीं माहौल बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब प्रदूषण के कारण बनते हैं। मैं इसलिए इन बातों की तरफ इशारा किया हूँ क्योंकि ज़रूरी है आप लोग भी समझदार बनिए कि ये सब जो बातें की जाती है, बच्चों छुट्टी कर दिए, उनको नुकसान करवाया जाता है, इससे उन्हें कुछ नहीं होना है। आप क्या हवा को रोक लोगे या उसको बांध के रख लोगे? हवा को अगर साफ कर दीजिएगा तो हर क्षेत्र के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, न कि स्कूल छुट्टी कर देने से बच्चे सेफ हो जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। उसके पश्चात देखिए तो पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम पर्यावरण के प्रदूषण होते हुए पर्यावरण को प्रदूषित को कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है जनसंख्या नियंत्रण। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जनसंख्या नियंत्रण करे तो करे कैसे।
देखिए दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण अगर आपको करना है तो हमारे अपने समाज को जो है शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या दो कारणों से बढ़ती है। पहला तो होता है बेरोजगारी, दूसरा बनता है कारण क्या बनता है, अनपढ़ता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं अनपढ़ता ही देखा जाएगा। बंदे पढ़े लिखे नहीं रहते तो उनको समझ नहीं रहती है कि दो बच्चे हो या एक बच्चे हो, लड़का लड़की में भेद करना शुरू कर देते हैं। और उनको ये समझ नहीं है कि लड़का लड़की एक समान है। हमने उनको लिंग का नाम दिया लड़का या लड़की। अगर हम उनको अच्छे पालन पोषण करेंगे, अच्छे मौका देंगे, तो वो भी लड़कों से बेटर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, अनपढ़ता। भारत में अगर आप सोचिएगा कि शिक्षा का स्तर उच्च है, लेकिन मैं कहता हूँ शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है। लोगों को समझ नहीं है, तभी तो जनसंख्या इस प्रकार बढ़ती जा रही है। एक लड़की हुआ, फिर दूसरी लड़की हुआ, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और लड़के में इसी चक्कर में बढ़ता ही चला जाता है जनसंख्या, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखिएगा कि बड़े घराने के लोग जो होते हैं मुश्किल से एक या दो बच्चे ही रखते हैं, और सबसे अधिक जो होते हैं मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग जो हैं बच्चों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और ये गरीब क्यों हैं? क्योंकि इनको रोज़गार नहीं मिला है। सारे दिन घर पर बेल्ले बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा तो होता नहीं, जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। तो हो गया ना दो कारण सबसे महत्वपूर्ण, एक शिक्षा और एक बेरोजगारी। तो क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा होगा तो हर चीज़ सुधरेगा। जनसंख्या नियंत्रण जो है हम इसी कारणों से संरक्षित कर सकते हैं। वन संरक्षण, देखिए वन संरक्षण तो सरकार के हाथ में है, क्योंकि हम इंसान कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हम सारे अथॉरिटीज़ जो है सरकार को दे रखे हैं, सारे पावर सरकार को दे रखे हैं। अगर सरकार सख्ती के साथ रूल रेगुलेशन लगाती है, अच्छे से अच्छे कार्य करती है, तो वनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बोलने से कोई बंदा रोक तो नहीं लेगा वन काटना। हम चिपको आंदोलन बेशकली चला लेंगे, लेकिन आज चिपको आंदोलन चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज सरकार ही अपने आप को महान कह रही है। चारों तरफ देखिए पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, घर नए नए बने जा रहे हैं, सरकार सोई हुई है, निंद्रासन में है। सरकार के जाकर जेब में वहाँ पैसे भर देते हैं तो यहाँ पर घर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? क्या आपको सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही लग रहा है? देखा जाए तो वन संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आज वन जो कटी जा रही है दो ही कारणों से, एक तो शहरीकरण के कारण और एक औद्योगिकरण के कारण। तो दोनों कारणों से जो है वनों का तहस नहस लोग करते चले जा रहे हैं, और सरकार सिर्फ सरकार है, आंख बंद करके बैठी पड़ी है और अपने पीठ थपथपा रही है कि हम देश के विकास कर रहे हैं, हम देश के विकास कर रहे हैं। दूसरी बात देखें, पर्यावरण मित्र तकनीकी का प्रयोग। देखिए पर्यावरण मित्र तकनीकी का प्रयोग ये होता है कि हम भी पर्यावरण से जो है प्रेम पूर्वक रहें और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर एक कदम उठाएं। क्योंकि सरकार को तो हमने देख लिया, इतने साल से सरकारी कार्य चला रही है, लेकिन सरकार से तो एक कदम भी नहीं बढ़ा। तो आम इंसानों का भी ये है कि कम से कम एक दो पेड़ जो है अपने आस पड़ोस में लगाएं, जिससे पर्यावरण जो है संरक्षित किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करें। देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है, जो भी है हम उसको उपयोग करें, जितना हो सके हम वाहनों का कम से कम उपयोग करें, तो पर्यावरण संरक्षित हो सकती है। और ये हम थोड़ा सा अपना दिनचर्या में, जीवन में बदलाव करके कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, इस पर मैं सरकार का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये हम अगर अपनी आदतें बदलेंगे तो पर्यावरण कहीं ना कहीं संरक्षित करने में हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उसके बाद है परिवहन के सार्वजनिक साधनों का उपयोग। कहते हैं परिवहन के जो सार्वजनिक साधन है उसका हम प्रयोग क्यों नहीं करते। आज देखिए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर दिया है, तो कम से कम उसका इस्तेमाल कीजिए। पेट्रोल डीजलों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित ना हो सके। तो परिवहन के सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। देखिए अगर मान लीजिए बस से अगर आप जा सकते हो तो बस का उपयोग कीजिए, क्योंकि आपके वाहन से निकलने वाले दूषित से कम से कम बच जाएगा। अगर सारे व्यक्ति जो है सार्वजनिक साधनों का उपयोग करने लगे तो पर्यावरण में प्रदूषण की जो मात्रा है कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। उसके पश्चात देखिए तो जन जागरूकता कार्यक्रम। देखिए जनता के प्रति जागरूक देना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो है जनता को जागरूक करना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है, और ये बात जरूरी भी है। कहते हैं जनता को इस सब बातों के लिए सरकार को अग्रसर करना चाहिए। अपने वोट के लिए तो वो चारों तरफ प्रचार ही प्रचार करते रहते हैं, दरो दरो घूम घूम के करती हैं। क्या पर्यावरण के लिए थोड़ा भी प्रचार नहीं कर सकती? मैं तो आज तक ऐसा कोई भी मंत्री नहीं होगा जिसके मुंह से प्रचार के दौरान पर्यावरण के संकट का जिक्र सुना हुआ हो। मैंने आज तक नहीं सुना। जो भी अपने आप को महान कहता हो उससे भी मैंने नहीं सुना कि पर्यावरण के प्रति
अपने इलेक्शन के दौरान कोई भी चिंता वो जाहिर करे, मैंने नहीं देखा आज तक, क्योंकि ये लोग जागरूक करते ही नहीं है। अगर मैं तो यही कहता हूँ, अगर भाषण में पर्यावरण के प्रति लोगों को 2 शब्द भी अगर बोल दें तो इनकी बातें तो हर लोग समझते हैं, क्योंकि ये तो पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर ये 2 वर्ड बोल दे पर्यावरण के प्रति तो शायद इंसानों को समझ आ जाए और इंसान कार्य करना बंद कर दे। मैंने कई बाबाओं को भी देखा है, वो सिर्फ अपना ही प्रलाप गाते रहते हैं, हम तो चमत्कार कर रहे हैं। अरे चमत्कार कोई चीज़ नहीं होती, करना है तो पर्यावरण में चमत्कार कीजिए। जो हमारा पर्यावरण नष्ट हो रही है, जिसे हम जीवन जीते हैं, सांस लेते हैं, उनमें करिए ना अपनी चमत्कार, लोगों को समझाइए। आपको तो मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। चलिए, मुझे नहीं कोई जानते हैं, मैं नहीं जानता किसी को, क्योंकि त्रिपाण सेंटर इतना महान नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। आप लोग, बाबा लोग तो बहुत बड़े हो, मंत्री लोग तो बहुत बड़े हो, तो पर्यावरण संरक्षण की बात कीजिए ना हर बात पे, तब लोगों में समझ में आएगा कि सरकार सही कह रही है। उसके बाद देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है। इस पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात देखिए लिमिटेड टू ग्रोथ, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिमिटेड ग्रोथ एक नामक पुस्तक है, कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ नामक पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ही जो है पर्यावरण के रिगार्डिंग जो है सरकार की नींद खुली थी, जब ये पुस्तक रिलीज़ की गई थी, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक। वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों ने एक समूह ने, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक लिमिटेड टू ग्रोथ लिखी थी। और इस पुस्तक में बताया गया था कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार संसाधन हम कम होते जा रहे हैं। इस बात से सरकार की जो है नींद खुली। फिर सरकार ने 1972 के बाद 1974 में पर्यावरण दिवस के लिए चिंतित हुई और 1972 में स्टार्टिंग किया और 1974 में जो है पूरे विश्व में लागू कर दिया गया पर्यावरण दिवस। तो देखा जाए तो देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कुछ चीज़ों की जो है सरकार कभी कभी जागती है। और देखा जाए तो यहाँ पर UNEP का होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाई गई, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो देखा जाए 1972 में जब लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक छपी, तब सरकार की नींद उठी और वैश्विक स्तर पर इसको जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कहते हैं जब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचती है, सरकार को ये बात से कोई जागरूक नहीं करता है, सरकार की इस बात पर नींद नहीं खुलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप भी इस वीडियो के अंतर्गत सोचते हो तो पर्यावरण के संरक्षण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक के कारण 1972 में सरकार को जो है पर्यावरण दिवस मनाने के लिए बाधित किया, उसी प्रकार अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो हर बच्चे, कम से कम अगर 10 बच्चे भी समझदार बन जाते हैं इस वीडियो से, तो मैं सोचूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा कार्य सफल हुआ और आपका भी जो है +2 पढ़ने का जो है सफल हुआ। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अर्थ ही होता है हम समझदार बने, जागरूक बने, और सबसे इम्पोर्टेंट जागरूक बनने का मतलब है पर्यावरण के संरक्षण। और इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें पॉइंट देखा जाए तो ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है। हमारा पॉइंट है रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर रियो सम्मेलन थी क्या और रियो सम्मेलन क्यों बनाई गई? देखा जाए तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है। रियो सम्मेलन क्या थी, पृथ्वी सम्मेलन क्या होती है? देखा जाए तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। यानी देखा जाए तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एक सम्मेलन बैठाई गई थी, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट कहा जाता है। यह पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस सम्मेलन में 170 देश सम्मिलित हुए। यानी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 170 देश इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए, और हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भाग लिया। देखा जाए तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया, इसलिए इस सम्मेलन को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण
माना गया। और ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन की क्या विशेषता थी और महत्व, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 170 देशों में सम्मिलित हुए, बहुत से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी इसमें शिरकत की। तो आखिर इसकी विशेषता क्या हो सकती है, महत्व क्या रहा होगा, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प है और एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन पे जो है मेन फोकस करते हैं। तो देखा जाए पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे को ठोस रूप मिला था, यानी पर्यावरण को लेकर बढ़ते जो सरकार थी, इसी सम्मेलन में जो है कठोर रूप प्रदान किया गया था। पर्यावरण के जागरूकता इसी सम्मेलन के द्वारा ही जागरूक की गई। तो ये सम्मेलन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस सम्मेलन में राजनीतिक दायरे को ठोस रूप दिया गया। पृथ्वी में जो कहते हैं इन्वायरमेंट के प्रति जो है पूरे लोग इनमें जागरूक हुए, सरकार जागरूक हुई, एजेंसियां जागरूक हुई, कंपनियां जागरूक हुई। देखा जाए तो रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व में धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलोद तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिण गोलोद पर्यावरण के अलग अलग एजेंडों को प्रकार हैं। देखा जाए तो पर्यावरण एक साझा जिम्मेदारी है, पर्यावरण किसी एक का नहीं है, पर्यावरण सभी के लिए है। कहते हैं अगर आप सोचिएगा कि उस देश में प्रदूषण फैल रही है और हमारे देश पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी राज्य में प्रदूषण फैल जाए और बच्चों को घर में बैठा दोगे तो इससे ये मत समझना कि बच्चे सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि हवा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसी दूसरे देश में प्रदूषण हो रहा है तो इसका प्रभाव आपके देश पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई दीवार नहीं घेर रखा है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण सभी का है और सभी को पर्यावरण के प्रति बोलने का अधिकार है और पर्यावरण संरक्षण करने का भी अधिकार यहाँ पर देखा जा सकता है। देखा जाए तो उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के नुकसान था। उत्तरी देशों ने इस बात पे जो है काफ़ी चिंता जाहिर की कि ओजोन परत के जो नुकसान हो रहा है उससे काफ़ी जो है प्रॉब्लम आने वाला समय हो सकता है। जो ओजोन परत के नुकसान के कारण ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी अधिक दक्षिण देशों ने आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन को आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित होते हुए दिखा गया। क्योंकि देखा जाए तो ओजोन परत के जो है नुकसान होने से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इससे कई देशों को जो है नुकसान पहुंच सकता है और ये धीरे धीरे पूरे विश्व को जो है नुकसान कर सकता है। तो इस बात देखा जाए तो उत्तरी देशों ने इस पर चिंता जो है जाहिर किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखा जाए तो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम 4 निर्धारित भी हुए। यानी देखा जाए तो रियो सम्मेलन में कुछ बातों पर हस्ताक्षर हुए जो पर्यावरण संबंधित थी। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुलझाए गए, यानी एजेंडा 21 काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एजेंडा 21 के बारे में हम आगे बात करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस सम्मेलन में देखा जाए तो एक और बात पर फैसला किया गया, टिकाऊ विकास। यानी देखा जाए तो सभी को लगा कि जो हम एजेंडा बनाते हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसमें पूरी तरह से जो है रिएक्शन नहीं ली जाती है। इसलिए इस सम्मेलन में एक और बात पर जो है ध्यान दिया गया, टिकाऊ विकास के ऊपर। टिकाऊ विकास का तरीका सुलझाया गया जिसमें ऐसी विकास की कल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। इसी धारणा विकास भी कहा गया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निर्णय ली गई कि पर्यावरण का जो है किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन देखा जाए कहते हैं 1972 में ये सब बातें रखी गई, लेकिन आज हम जो है 2023 तक पहुँच गए हैं। क्या पर्यावरण का क्या कुछ भी हुआ? पर्यावरण का जो नुकसान हुआ इन सालों में, कहते हैं अगर ये सम्मेलन न होती तो ही अच्छा होता, क्योंकि सम्मेलन सिर्फ नाम मात्र की थी। आज भी पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार हो रही है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण जो हो रही है, वो जो वर्ल्ड वॉर चल रही है, अभी 3rd के जो कगार पे पहुंची हुई है, इसके कारण पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंची है कि पर्यावरण दहल गया है। कहते हैं इतनी तराही देना इन्वायरमेंट को अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो अगला पॉइंट हमारा है एजेंडा 21। काफ़ी महत्वपूर्ण है एजेंडा 21 जो रखी गई। आखिर उसमें कौन कौन सी बातें थी? इसमें यह कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। देखिए, विकास अगर बात कर रहे हो बिना पर्यावरण के जो है पर्यावरण के नुकसान के बिना,
तो ये संभव नहीं है। विकास करना है तो लिमिटेड में करो, अपने क्षेत्र दायरे में करो। आप तो विकास के नाम पे आप तो पेड़ पौधों को ऐसे काट रहे हो, ऐसे जीव जंतु को नष्ट कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और देखा जाए तो एजेंडा 21 की आलोचना भी की गई। एजेंडा 21 की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि इसे कहा गया कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे जो बातें होती है सिर्फ बातें होती है, इसको जो है ज़मीनी हकीकत पर लागू नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो पर्यावरण का आज ये नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता। हम देखा जाए 2023 में पहुंच चुके हैं, 24 में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण उसी प्रकार से रो रही है जिस प्रकार से जब एजेंडा नहीं बनी हुई थी उस समय रो रही थी। यानी अभी भी दुर्दशा जो है और भी बेकार से बेकार हो गई है। तो पर्यावरण में देखा जाए तो इन्होंने जो बात कही कि हम विकास के तरीकों को ऐसा करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। अगर आप विकास करेंगे तो क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि आप जो अपने सपनों के महल बनाते हो पेड़ पौधे काट के ही बनाती हो। जीव जंतु जो उस आश्रय में रहते हैं उनको रोडों और सड़कों पर अपनी जान देने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आप सारे के सारे पेड़ पौधे में जो है बड़े बड़े महल खड़ा कर दिए हो। तो ये कैसी बात बन सकता है? और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का सबसे बड़ा जो है घटिया कदम है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अगर नष्ट होती है तो हर एक इंसान के लिए जो है बहुत बड़ा संकट का सबब देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो अगली पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओवर कॉमन फ्यूचर। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, ओवर कॉमन फ्यूचर। यानी ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट की चेतावनी भी दी गई थी इस बात के लिए कि 1987 में आई इस रिपोर्ट ने जताया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। और ये बात सच है, ओवर कॉमन फ्यूचर में सही बात लिखी गई। लेकिन कहते हैं ना, बहुत से जो है देश के चाहने वाले लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई है, लेकिन कहते हैं ना कि चाहने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लोग जो राजनीतिक में बैठे पड़े हैं उनका कदम है, और ये बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग सब हैं, वो ये सब कार्य पे कर सकती हैं। अगर देखा जाए कोई अगर एक देश एग्जाम्पल बने पूरे विश्व के लिए पर्यावरण के अंतर्गत, तो मेरा विश्वास है कि हर एक देश जो है इस पर अमल करेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी देश इस बात पे अमल करने को तैयार नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं हर एक देश में देख रहा हूँ कि पर्यावरण को जो है इस प्रकार नष्ट कर रहे हैं जैसे इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सरकार बेशक लिए एजेंडा पे एजेंडा बनाते रहे विश्व स्तर पर, लेकिन इसका कोई फ़ायदा अभी पर्यावरण को नहीं मिला है, और ये सच्चाई है। और ये बात ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट ने भी बताई थी और कही थी, और ये सच भी थी, जो काफ़ी महत्व रखता है। जो हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पॉइंट बताता है काफ़ी महत्वपूर्ण बात। और बताता क्या है कि पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का कैसा रवैया है। पर्यावरण को लेकर विकसित देश और विकासशील देशों की कैसी रवैया है। तो सब प्रथम हम देखें विकासशील देशों की रवैया, तो देखा जाए तो उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मामलों पर उसी रूप से चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यानी देखा जाए तो विकसित देशों का यहाँ पर बहुत ही ढीला रवैया देखने को मिल रहा है, और ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि विकसित राष्ट्र को ये समझना चाहिए कि आप विकसित हो चुके हो। अगर आप समझ जाओगे पर्यावरण की जिम्मेदारी तो विकासशील देश ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। लेकिन आज देखिए, कहते हैं आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे से चीज़ों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो ये विकासशील देश नहीं कर रही है, विकसित देश कर रही है। तो आपने अपनी जिम्मेदारी तो समझा नहीं, लेकिन अपनी जो है ठिकरा दूसरे देशों की जिम्मेदारी पर थोप दिया। तो ये कहाँ तक सही है? ये बात तो सरासर गलत है। पहले तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हम विकसित देश हैं, हमें संरक्षण करने के लिए आगे रहना चाहिए, ना कि पर्यावरण को नष्ट करने के लिए आगे होना चाहिए।
उसके पश्चात देखा जाए तो विकसित देश की जिम्मेवारी क्या है। विकसित देश, देखिए, विकसित देश का तर्क है कि विश्व में परिस्थिति को नुकसान अधिकांश विकसित देशों के आधुनिक विकास से पहुंचा है। अब देखिए, यहाँ पर एक दूसरे पर जो है थिपरा थोप रहे हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इससे पर्यावरण को कभी भी संरक्षित नहीं मिल सकता। विकसित देश कह रहे हैं कि विकासशील देशों को समझना चाहिए, और विकासशील देश ये कहते हैं कि विकसित देशों के आधुनिक विकास के कारण जो है पर्यावरण को अधिक से अधिक क्षति पहुंची है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठाना चाहिए। इसके जो है अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कहते हैं जब दो व्यक्तियों आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा जो है फ़ायदा उठाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विकसित देश और विकासशील देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो उन पे थिकरा थोप रहे हैं और वो उन पे थोप रहे हैं। तो इसका मतलब पर्यावरण का जो है कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी, पर्यावरण का कभी भी संरक्षण होना संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। अगर जिम्मेवारी निभाते तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे होते। उनको तो ये समझना चाहिए कि मेरे क्षमता में जितनी सक्षमता है उतनी मैं करूँगा, और आप में जितनी क्षमता है आप कीजिए। जब ये विचारधारा होती तो शायद पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आसानी से हो जाता। कहते हैं कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेना आज के समय में नहीं चाहता है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा के जो है अपने पलड़ा झाड़ रहे होते हैं, और यही हर क्षेत्र में हो रहा है। तो ये गलत है। कहते हैं अगर आप नहीं समझिएगा तो तीसरा व्यक्ति को जो है इसमें समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझिएगा तो तीसरा व्यक्ति को आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ विकसित और विकासशील देश खेल रहे हो और पर्यावरण के संरक्षण पर कोई कदम नहीं उठा रहे हो। तो ये गलत है। आपको आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए कि पर्यावरण किसी एक का नहीं है, किसी एक के अधिकारी नहीं है। पर्यावरण हर के लिए है, चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सबकी जिम्मेवारी बनती है। देखा जाए तो अगला पॉइंट यही सही बात बता रहा है कि साझी संपदा। कहते हैं यही बात हमारे राजनीतिक नेता नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं समझ पाती हैं, और बड़े बड़े जो है विकसित देश नहीं समझ पा रहे हैं कि साझी संपदा उन संसाधनों कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मैदान, कुआं, नदी, हवा, पानी, सब चीज़ें जो है ये सब समुदाय का जो है अधिकार है, हर एक देश का अधिकार है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री तल और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल होते हैं। मान लीजिए अगर भारत में हम नदियों को प्रदूषित कर देते हैं, भारत में नदियाँ प्रदूषित है, अगर ये नदियाँ के द्वारा जो है प्रदूषण पानी जो है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये समुद्र में जा मिलती है। तो भारत में जितने नदियों की पानी जाएगी वो बड़े समुद्र में गिरेगी और समुद्र को भी दूषित कर देगी, और दो समुद्र जो है पूरे विश्व का है। तो जर्नल सी बात है, जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तब तक जो है पर्यावरण को संरक्षण नहीं किया जा सकता। हम विकसित विकासशील देश नहीं खेल सकते। यहाँ पर हमें अपनी जो जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। अगर भारत सरकार मान लीजिए सारे नदियों की सफाई करती है, सारी चीज़ों को स्वच्छ बना देती है, तो महासागर भी दूषित नहीं होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बड़े बड़े देश जो है युद्ध खेल रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये युद्ध सिर्फ उनके ही वायु प्रदूषित करते होंगे, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि वायु किसी के रोकने से रुकता नहीं है, वो तो हर क्षेत्र में जाता है। इसलिए हर देश को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि पर्यावरण किसी एक का नहीं है, किसी एक के अधिकार में नहीं है। और हम ये ना कहें कि विकसित देशों ने फैक्ट्री खोल के जो है पर्यावरण को प्रदूषित किया है, या हम ये ना कहें कि जो विकासशील देश हैं ये जो है अपनी गरीबी, अनपढ़ता के कारण जो है पर्यावरण को प्रदूषित किए हैं। हमें आरोप प्रत्यारोप न लगा के अपनी साझी संपदा को समझ के अपनी जिम्मेवारी को समझने की ज़रूरत है, और अपना जो है खुद का कदम उठाने की ज़रूरत है, न कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता है। देखा जाए तो इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौता भी हुई है। हमेशा एक ही होती है बात, समझौता होती है। हर समय जो है एक फाइल में साइन होती है और यही साइन हमेशा चलता रहता है, लेकिन कभी भी इसको जो है कार्यरत नहीं बनाई गई है। तो इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जरूर हुए हैं। अंटार्कटिका संधि हुई जो 1959 में हुई,
उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में हुई, और इसी के साथ अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल जो 1991 में हो चुकी है। देखा जाए तो ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आज तक जो है देखने को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो कि सभी देश विकसित जरूर हैं और विकासशील जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर समझ नहीं है। और इनको मुझे लगता है कि कहते हैं तीसरे बंदे को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग तो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाने पे लगे हुए हैं। और तीसरा व्यक्ति जब समझाएगा तो बहुत त्राही भी मचाएगा। आपने देखा होगा कि जब तीसरे व्यक्ति ने जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान लोग पहुंचा रहे थे, तो तीसरे व्यक्ति ने अपना प्रकोप भी दिखाने की कोशिश किया और हर एक देश को सबक भी सिखाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये इंसानों ने समझा नहीं, और इंसान समझने वाले भी नहीं हैं। तो आने वाला समय में जो हमने खतरों का सामना किया है, उससे भी बड़ा खतरा आने वाली है। शायद इस बात को पूरा विश्व नहीं समझ पा रहा है। जिस दिन समझ गए उस दिन सुरक्षित हो गए, और नहीं समझे तो सुरक्षित कभी नहीं रह पाएंगे। और इसके अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के समक्ष खड़ी कर दी है। कारण क्या है? इंसानों का ना समझ होना। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग जो हो रही है, बहुत ही खतरनाक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और मिलेगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा हम समस्या है जो कोई एक देश मिल के इसको सोल्यूशन नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे विश्व को साथ में आना पड़ेगा और सारे विश्व मिल के जो है इसकी समस्याओं को सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट है सबसे अधिक हमारे घर में ही पड़ते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हमारे घर में ही होते हैं। आप पूछिएगा कि ऐसा कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमम कॉजिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और CFC गैस के कारण। आप सोचिएगा इस CFC गैस होता क्या है? तो मैं बता दूं, CFC गैस वो गैस है जो आपके जो है पानी पीते हो तो आपको मन को तृप्त कर देता है। जब आप घर में बैठते हो तो आपको ठंडक देता है। यानी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ आपका फ्रीज AC की, क्योंकि फ्रीज AC जितने भी कूलिंग करने वाले मटेरियल्स होते हैं सब में जो है CFC भरे जाते हैं। और आपको कितना आनंद आता है गर्मियों में जब ठंड में आप जाते हो तो। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि उन गैसों में CFC के कारण ऐसा होता है, और इसके कारण आपके भी शरीर पे इफेक्ट धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा तो कारण ये होता है AC में रहने से कि आपका जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैंने कहा ना कि आप लोग स्वयं ही घर में यूज़ कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जब फ्लोरोकार्बन की खोज हुई, जब साइंटिस्टों ने इसको ठंडक करने वाले यंत्र के रूप में देखा तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन जब इसका डिसएडवांटेज को इन्होंने एनालाइज किया तो इनका भी शब्द उसी तरह था जैसे आइंस्टाइन का था जब उसने परमाणु बम बना दिया था। वो भी अफसोस मनाया कि मैंने ये न जाने क्या खोज कर दी। और यहाँ पर CFC कार्बन बनाने वाले साइंटिस्टों ने भी अफसोस जताया कि हमने प्रकृति को फिर से एक जो है नए दर्दनाक घटना की तरफ अग्रसर कर दिया, जो धीरे धीरे लोगों को खोखला करता जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब इसका इस्तेमाल होने लगा तो बड़े बड़े लोग जो इसके आदी हो गए, फिर इसको जो है हमारे देश से पूरे विश्व से हटाया नहीं जा सका, और आज इसके कारण जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये तो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए तो वायुमंडल के ऊपर जो ओजोन गैस की एक पतली सी परत है, वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन की परत होती है। ये आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये परत आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर ये परत ना हो तो सूरज से आने वाले हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण जो है आप तक सीधा पहुंचेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो देखा जाए जिससे सूर्य की रोशनी छन कर पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी जब सूरज की रोशनी इन ओजोन लेयरों गैसों में आती है तो उससे जो है हम हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणें जो होती छन जाती है, और तब पृथ्वी पर हम तक पहुंचती है तो हमें नुकसान नहीं पहुंचती है। और ये सूर्य के हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणें से हमें बचा लेती है, क्योंकि पर्यावरणीय विकिरणें जो होती है काफ़ी खतरनाक होती है। और आजकल हम जो है
एक्सरे में यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कहीं भी एक्सरे होता है तो वहाँ लिखा होता है कि बच्चे और गर्भवती को आना यहाँ पर सख्त मना है, क्योंकि हानिकारक पैरावायरस विकिरण इतने काफ़ी हार्मफुल होते हैं, काफ़ी ये खतरनाक होते हैं। जब कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है जब ऑटोक्लेव करता है या अपनी मीडिया बनाता है तो कुछ समय के लिए जो है अल्ट्रावायलेट पैरावायरस विकिरण को ऑन कर देता है। इससे जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं ख़त्म हो जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात होता है। और इस गैस की परत में छेद हो गया, देखिए जो ओजोन गैस की एक लेयर थी उसमें छेद हो गया है, और छेद होने का मतलब है एक नया मुसीबत, जिससे अब सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कुछ ही दिनों में जो पृथ्वी का तापमान जो है कितने अधिक मात्रा में वृद्धि किया है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का सतह बढ़ता ही चला जा रहा है। ग्लेशियर कहते तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर का बर्फ पिघलेगा ही पिघलेगा, तो जनरल सी बात है, और समुद्र के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और आए दिन आपको जो है बाढ़ की समस्या से झेलना पड़ सकता है। इससे उन स्थान पर ज़्यादा खतरा होता है जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी सभ्यता जो भी सभ्यता आई है सबके सबका एक विचार होता है कि सभी सभ्यता जो है किसी न किसी नदियों के आसपास ही बसी हुई है, और जैसे जैसे यहाँ पर देखा जाए ग्लेशियर पिघलेगा तो इन नदियों में जो है बाढ़ आने की संभावना दिन पर दिन जो है बढ़ता चला जाएगा, जिससे मानव जनजाति के जो है नष्ट होने का संभावना बनता रहेगा। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। देखिए हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, चलिए पौधा जो है इसको ऑक्सीजन में बदल के हमें दे देता है। लेकिन जो हम इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रहे हैं, जो हम गाड़ियों वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और जिस प्रकार हम पेड़ पौधे ख़त्म करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं हो पा रही है, तो इसके कारण जो है हमें कई तरह के मुसीबत भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट होता है पौधों के लिए, क्योंकि वो भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पौधा भी कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि पृथ्वी में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन, और पेड़ पौधे इतने कम होते चले जा रहे हैं कि शायद अब हर क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें देखने को मिले। अगर हम आगे बात करें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, साझी का मतलब यही होता है कि विश्व को समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पूरे विश्व की है। अगर कहीं भी इसकी लेयर में हॉल हुई है, अंटार्कटिका में हो चुकी है ऐसे तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और आप ये नहीं कि आप जाके मशीन को ले जाके वहाँ पर रिपेयर कर दोगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नेचर की चीज़ों को हमें प्रिपेयर नहीं कर सकते इतनी आसानी से, और हो भी नहीं सकता। वैश्विक साझी संपदा की अंत साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, ना तो विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, न विकासशील देशों की, दोनों को बराबर ये बात को समझना चाहिए कि दोनों के दोनों इसी जलवायु में, इसी ही पर्यावरण में जीते हैं, इसलिए दोनों की साझेदारी होना जरूरी होता है। कहते हैं विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए, ये बात गलत है। दोनों को साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनती है। ये नहीं कि हम विकसित देशों पर इसकी ठिकरा डाल दें और विकासशील देश जो हैं वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई बंदा गलती कर सकता है, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, क्योंकि सभी देशों में कारखाने तो चलते हैं। विकसित हो गए क्योंकि उनके पास संसाधन थे, ये अविकसित है क्योंकि इन्होंने संसाधनों का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों जो है साझा की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, दोनों की जिम्मेदारी सामान्य होना चाहिए। उसके पश्चात देखें क्योटो प्रोटोकॉल। आखिर क्योटो प्रोटोकॉल थी क्या? देखा जाए तो पर्यावरण समस्या को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान को क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। यानी देखा जाए तो ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए, और इसलिए जापान के क्योटो शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक सम्मेलन हुआ जिसका अंजाम 1997 में दी गई, और इसमें एक सहमति बनी। कहते हैं 1992 में इस समझौता के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे, और सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति बताते हुए हस्ताक्षर भी किए गए, और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी एक तरह का 1992 में जो समझौता किया गया था
कुछ सिद्धांतों पर और उसके रूपरेखा बनाने पर, तो उसी को हम जो है क्योटो प्रोटोकॉल कह सकते हैं। देखा जाए तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन भी किया। यानी भारत ने 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करके जो है अपनी जिम्मेदारी को यहाँ निभाया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। देखा जाए तो जो छूट दी जाती है दोस्तों, वो गलत होती है। इन्हीं कारणों से जो है वो देश जो है ये प्रोटोकॉल को जो है नहीं मानते हैं और इनके द्वारा न जाने कितनी तरह की गलतियां हो जाती है। बेशकली भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि उनमें औद्योगिकरण की दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। लेकिन बात है कि छोटी छोटी योगदान भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। औद्योगिकरण के दौरान को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। तो जर्नल सी बात है, जितने औद्योगिकरण हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, आज भारत में औद्योगिकरण की एक नई सीमा तक पहुँचते जा रहा है। तो इसके कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि हुई है और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जिम्मेवार यही कारण हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो वन प्रांतर, देखिए वन प्रांतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते गांव और देहातों में कुछ जगह ऐसी होती है जो पवित्र माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर देवी देवताओं का वास होती है, इसलिए यहाँ के पेड़ को काटा नहीं जाता है। और यह परंपरा चाहे जो भी हो, पर इस प्रथा के कारण पेड़ पौधों का बचाव हुआ है। जैसे भारत में देखा जाए तो पीपल पेड़ पौधों को जो है काटा नहीं जाता है, लेकिन आज औद्योगिकरण के कारण आज पीपल के पेड़ क्या, सभी पेड़ों को जो इस तरह से काटे जा रहे हैं जिनका उनका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन पीपल का पेड़ देखा जाए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हर समय ऑक्सीजन हमें प्रदान करता रहता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कहते पीपल को पेड़ को जो है गलत अवधारणाएं देकर उसको कटवा देते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत में ऐसी परंपरा तो रही है कि पौधों में देवी देवताओं के वास माना जाता है, जिनके कारण जो है उनको काटी नहीं जाती है। और ये परंपरा सभी लोगों को मानना भी चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम पेड़ पौधे को तो काटा नहीं जाएगा ना, पेड़ पौधे सुरक्षित तो रह जाएंगे। अगर पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो कहते हैं हर मानस और हर जीव जंतु भी सुरक्षित रह जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। कहते हैं हर एक देश को समझना चाहिए और हमें ये तिकरार नहीं डालना चाहिए कि ये विकसित देश का कार्य है या विकासशील देश का कार्य है। हमें दोनों को मिलजुल के इस पर कार्य करने की ज़रूरत है और औद्योगिकरण जितना हो सके कम करने की ज़रूरत है और शहरीकरण पर भी रोक लगाया जाए। और जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे काटे जाते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का जागीर नहीं है, पर्यावरण पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि एक भी देश अगर ऐसी गलती करती है तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की योगदान की तरफ बात कर रहा है। आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान, यानी पर्यावरण जो नष्ट हो रही है इसमें भारत का क्या योगदान है, भारत ने इसके प्रति कौन कौन से जो है अपना कदम उठाया है, तो इसके प्रति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाता है कि पर्यावरण संरक्षण भारत का क्या योगदान रहा। भारत संसद ने उन थोड़े से देशों में से एक है जिनके संविधान में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। देखा जाए तो भारत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण का उल्लेख किया है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाती है कि ऐसे देश जो है पर्यावरण के संरक्षक हो सकते हैं, जिन्होंने अपने संविधान में ही पर्यावरण के बारे में उल्लेख किया है। भारत ने पर्यावरण कानून का व्यापक निर्माण भी किया गया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण भारत की पहल भी दर्शाती है। देखा जाए तो भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियों का अनुसरण किया है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। और देखा जाए तो पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के बारे में उल्लेख है, भारत ने इस पर कानून भी बनाए हैं और देखा जाए तो भारत में ही पर्यावरण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है।
अब इस बातों से क्या बात सामने आता है? यहाँ पर सामने यही बात आती है कि भारत ने बेशकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण का जगह दिया हो या अपने कानून में व्यापक सतह पर इसका स्थान दिया हो, लेकिन भारत में सिर्फ नाम मात्र का ही होता है। कहते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि कानून तो बनती है लेकिन उसमें अमल नहीं की जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी इसी का एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन देखा जाए तो आज सिर्फ जब पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, तो बड़े बड़े लोग सिर्फ झाड़ू लेके रोडों पर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका मन में कभी भी इसके प्रति सम्मान नहीं रहा है। और ये मैं साफ कह दूं, तभी तो यह बात साफ होता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है, साथ में इसमें बहुत से कानून भी बनाए गए हैं। और भारत ने जो है कीटो प्रोटोकॉल पर भी साइन किया था 2002 में। फिर भी देखा जाए तो आज भी भारत में पर्यावरण की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और भारत में जितने पोल्यूशन है उतना शायद किसी विश्व देश में नहीं होगा। भारत में अगर आप सड़कों रोडों से बाहर निकल जाएं तो आपको पर्यावरण दूषित ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत बहुत से कानून हैं, लेकिन कानून पे अमल नहीं हो पा रहा है। उसके पश्चात देखें तो भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अपना योगदान जरूर दिया है। भारत के देखा जाए संविधान से लेके कानून में जो है पर्यावरण सुरक्षा के बहुत से कार्यक्रम मौजूद है, लेकिन कहते हैं ना, कार्यक्रम सिर्फ नाम मात्र का है। जब तक कार्यक्रम को जो है प्रवान न चढ़ाया जाए तब तक वो कार्यक्रम ही रहता है। जैसे देखा जाए तो 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए गए और उनका अनुमोदन भी भारत सरकार ने किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था। इवन हम देखें तो 2005 में भी जब G8 सम्मेलन हो रही थी, इस बैठक में विकसित देशों द्वारा जा रही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया गया था और इसमें भारत ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे भी यानी G8 में सभी देशों के समक्ष पर्यावरण की समस्याओं को समक्ष रखा था। लेकिन देखा जाए तो वही बात हो जाती है कि अपना घर में बुराई है, हम फिर भी दुनिया में अच्छाई की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें अपने आप को भी सुरक्षित करने की ज़रूरत है, जो पर्यावरण दूषित हो रही है उससे बचने की ज़रूरत है। देखा जाए तो आगे देखें तो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, भारत ने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी की जो है गठन की है और इसके अंतर्गत देखा जाए तो वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने का प्रावधान भी किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, ये कदम से कम ये तो होगा कि लोग अनजाने में ही पर्यावरण के संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देखा जाए तो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया भारत सरकार द्वारा। यानी 2001 में ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण कदम थी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण पे एक अलग सा कदम उठाया जाए। इवन हम देखिए तो 2003 में बिजली अधिनियम में नवकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को काफ़ी बढ़ावा दिया गया और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार के द्वारा। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है, जो आने वाला समय में प्रमाण चढ़ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में बायोडीजल जो उपयोग की जाने वाली है और इसका एक अलग ही मिशन है, वो अगर कामयाब हो गया तो शायद हम पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत और सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। यानी भारत का एक महत्वपूर्ण विचारधारा ये है कि सार्क सम्मेलन जो होती है उसमें पूरे विश्व के समक्ष एक मत बनाने की बात रखी गई है। अगर एक राय बन जाता है तो मुश्किल से देखा जाए तो ये जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन बात बने तब ना, अगर सार्क में मंच पर ये बात बन जाती है तो पर्यावरण को एक नया ही रुख मिल जाएगी। उसके पश्चात देखें तो भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना की गई। देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, जिसको भारत में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में स्थापित की गई। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत सुरक्षा
की भावना जो है विकसित की गई। लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम था भारत सरकार का। देखा जाए अगले पॉइंट पे बात करें तो भारत विश्व का पहला देश है जहाँ पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। शायद ऐसा कोई देश हो जहाँ पर अलग से ऊर्जा के लिए जो है मंत्रालय बनाया गया हो, लेकिन देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता है। सिर्फ भारत ही विश्व का पहला देश है जहाँ पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल की जो है एक विभाग बनाई गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान, यानी भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान है। यानी देखा जाए तो अमेरिका जो है 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, वही जापान जो है 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, चीन 6 टन। लेकिन भारत का यहाँ पर देखिए सबसे कम है 1.38 टन। यानी देखा जाए तो अमेरिका सबसे आगे है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो है गलत कदम है जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा और अच्छा स्थिति जो है भारत का ही है, जहाँ पर 1.38 टन ही जो है ऊर्जा उत्सर्जन की जाती है। देखा जाए तो भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भारत के लिए कि भारत को जब भी मौका मिलता है अच्छे कार्य के लिए तो हमेशा हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहता है, वो भी पर्यावरण के अंतर्गत। इन्हीं कारणों से भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 में हस्ताक्षर किए थे पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। इवन आगे देखिए तो 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 और 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर लक्ष्य रखी गई है कि 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान हो सकता है। इवन देखें तो कोप यानी COP 23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक जो है 2.5 से लेके 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर सिंक बनाने का वादा किया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ भारत के लिए बहुत ही कोशिश किया जा रहा है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। अगर भारत सरकार के हर एक व्यक्ति ने सहयोग दिया तो हो सकता है कि आने वाला समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत जो है नंबर 1 बन सके। और देखा जाए तो इन सब बातों से तो पता लगता है कि भारत इसमें जो है हमेशा गंभीर रहा है, लेकिन जो विकसित देश हैं वो गंभीर नहीं है। और कहते हैं गंभीर बनाना पड़ेगा, ऐसे देशों को गंभीर बनाना पड़ेगा जो अब तक गंभीर नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भारत इतना अच्छा कदम उठा सकता है इसके अंतर्गत तो क्या विश्व स्तर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक और दुख की बात है कि भारत ने इतना कदम तो उठाए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रदूषित जो है देशों में भारत का नाम आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिनके कारण भारत जो है दिन प्रतिदिन प्रदूषित देशों में गिनतियों में सबसे ऊपर पैदान पे आता चला जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और भारत सरकार को इसमें मंथन करने की ज़रूरत है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। और यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा आखिरी और अगला टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए लाया है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जो बच्चा ये वीडियो देख लेता है पूरा, समझिएगा उसको हर एक पॉइंट जो है सिलेबस का अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यानी चैप्टर में जो है NCERT के अंतर्गत उन्हीं बातों को यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने उजागर किया है, और ये पॉइंट व्यू काफ़ी महत्व रखता है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। हमारा जो पर्यावरण आंदोलन आया है, तो आपको तो बता दूं मैं एक बात क्लैरिटी के साथ कि भारत तो आंदोलनों का देश माना जाता है, जहाँ पर अक्सर आंदोलन हुए हैं। लोगों ने अपने पर्यावरण के अंतर्गत, चाहे आप उसको धार्मिक तौर पे लो चाहे किसी भी रूप में लो, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के लोग काफ़ी जागरूक हैं। कहते हैं पेड़ को हमारे देश में पुरातन समय से पूजा करने की परंपरा रही है। हम वृक्षों को जो है देवी देवताओं का बात समझते हैं और उनको पूजा भी करते हैं।
कई ऐसे पेड़ हैं जिनको हम ईश्वर के प्रतीक मानते हैं। और चलिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये तो होता है कि उन पेड़ पौधों को संरक्षित मिल जाती है। लेकिन जिस प्रकार भारत आधुनिकता में आगे बढ़ा है, इन पेड़ पौधों को जो पुराने समय में दर्जा दी गई थी वो ख़त्म कर दिया है। पहले के समय में पीपल को कहते हैं सम्मान के साथ जो है पूजा पाठ की जाती थी, नीम की पूजा पाठ की जाती थी, और जिस क्षेत्र में ये पेड़ पौधे होते थे वहाँ पर किसी प्रकार का जो है बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी। उन पेड़ पौधों को संरक्षण करने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की आड़ में आगे बढ़े, हमने उन पेड़ पौधों को भी अब निशाने बना रहे हैं और उनको नष्ट इस प्रकार कर रहे हैं जैसे हमारा धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये कहिएगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है आस्था के ऊपर बात ला रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आस्था की बात नहीं रही। बात ये है कि हमने प्रकृति को संरक्षण करना है, चाहे आप उसको देवता के रूप में लो या किसी भी रूप में लो। कहते हैं अगर संरक्षण किसी चीज़ का हो जाता है और हमारे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट रहता है तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप पेड़ पौधों को कहते हैं ईश्वर के प्रतीक मानते हो, उसको नहीं काटते हो, उसको संरक्षित करते हो, तो आप जैसा महान कोई होगा नहीं। क्योंकि पेड़ पौधे तो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं तो इंसान की अस्तित्व नहीं। और देखा जाए तो भारत में हम बेशक ये कहते हैं कि यहाँ के लोग समझदार नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन मैं एक बात सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि पर्यावरण के प्रति भारत जैसा देश सबसे अधिक जागरूक है। और विदेश में ऐसा कोई भी देश नहीं है जितना जागरूक भारत का देश में लोग रहते हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है पेड़ पौधे बचाने के लिए चिपको आंदोलन का भी अनुसरण किया गया, और इवन बहुत से आंदोलन जो हुए, कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, कभी गंगा सफाई योजनाएं चलाई गई। तो भारत में इन चीज़ों के लिए बहुत ही प्रावधान है, जो अच्छी बात है। अब मुझे विश्वास है अगर हम आस्था के अंतर्गत रहते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो है कहते हैं पानियों की, पेड़ पौधों की, हवाओं की संरक्षित हो सकता है। लेकिन हम जैसे जैसे नास्तिक बनते जाएंगे वैसे वैसे पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता जाएगा, क्योंकि लोग अपने आप को आस्तिक में से नास्तिक में कन्वर्ट करेंगे तो उनको पेड़ पौधे के लिए मोह माया खत्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो पर्यावरण आंदोलन हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए हैं, और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहे हैं। देखा जाए तो इन आंदोलन में बहुत से आंदोलन हैं, चलिए देखते हैं। देखा जाए तो दक्षिण देशों में मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन चलाई गई थी, और ये दक्षिण देशों में चलाई गई। और इसमें चिले थी, ब्राज़ील थी, मलेशिया थी, इंडोनेशिया थी, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन, तो इसमें भारत भी सम्मिलित था। ऑस्ट्रेलिया में एक आंदोलन चलाई गई थी, खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन चलाई गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खनिजों के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चलाई गई, और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। इवन देखें तो थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन और भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन चलाए गए, जिसमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखा जाए तो ये सारे आंदोलन जो है बड़े बड़े नदियों पर बांधे बनाने के विरोध में की गई और पेड़ पौधों को नष्ट करने के विरोध में की गई। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 3 पॉइंट पे डिस्कस किए हैं तो यहाँ पर 2 स्थानों पर भारत का नाम रहा है। तो भारत में मैंने कहा ना कि भारत के लोग बेशकली आस्था से जुड़े हुए कार्य करते हैं, लेकिन इनके आस्था में भी कहते हैं महानता छुपी हुई होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए देखा जाए तो भारत को एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश समझा जा सकता है, जहाँ पर पर्यावरण के प्रति चिंता भी है और इसके प्रति इज्जत और सम्मान भी है। कहते हैं पर्यावरण को जितना हम सम्मान करेंगे, हमारे जीवन में संरक्षण भी उसी प्रकार होगा। और इवन आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस में कहते हैं भारत के लोगों पर कम इफेक्ट पड़ा और विदेशों में जो है इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कारण यही था क्योंकि पर्यावरण भी जानती है कि भारत के लोग जो है पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और विदेश के लोग जो है संवेदनशील नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो देश संवेदनशील नहीं है उनमें क्या हालत रही होगी, और ये आपके आँख के सामने था। तो पर्यावरण ने संकेत दे रही है कि जो कंट्री इसका सम्मान करेगी उस कंट्री का ही जीवन अस्तित्व में रहेगा।
और जो सम्मान नहीं करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जर्नल सी बात है, नष्ट होने का कारण यही है कि जितना आप पर्यावरण को नष्ट करोगे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा और इंसानों के लिए खतरनाक साबित भी होगा। देखा जाए उसके आगे अगर हम बात करें संसाधनों की भू राजनीति, देखा जाए तो संसाधनों की भू राजनीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। देखिए यूरोपीय देश का विस्तार और इसका शोषण का कारण सबसे बड़ी बात थी कि उसके देशों का आर्थिक शोषण ही रहा है। जिस देश के पास जितने साधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उस देश में संसाधनों की भरमार होगी और जिस देश में संसाधन होगी वो देश तरक्की के उस चरम सीमा पे पहुंचेगा। तो इसके लिए जो है संसाधनों में भू राजनीतिक होना जरूरी है। इवन देखें तो इमारती लकड़ी, पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा भी किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेशी व्यापार बढ़े। तो इसमें तो आपको पता ही होगा कि भारत का शोषण विदेशियों ने किया और इमारती लकड़ी का भी विदेशियों ने जम के जो है उपयोग किया, जिनके कारण भारत की अभी ये हालत है। कहते हैं भारत हर क्षेत्र में आगे है, पर्यावरण संरक्षण के नियमों में भी आगे है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक पर्यावरण असंतुलन की जो भावना आई है, जो रिपोर्ट आई है पूरे विश्व में, तो वो भारत का ही नाम है। तो ये भी बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। उसके पश्चात हम देखें तो तेल भंडार, कहते हैं विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे, कि कोई भी देश समृद्ध तब होता है जब उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं। भारत के पास बेशकली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन भारत के पास एक कहते हैं विशाल शक्ति है, मन की इच्छा है। विश्व के बाद उन देशों का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यूरेनियम और तेल के संसाधन के पास बहुत थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात कर दी। और आपको पता ही होगा कि ऐसा बहुत से युद्ध विकसित देशों ने लड़े जिसमें उनके पास यूरेनियम और तेल की कमी थी, और जिन देशों में इन चीज़ों की संसाधन की भरपूर थी उन देशों में विकसित देशों ने हमला कर उनमें कब्जा करने की कोशिश किया या उसको अपने चाल से हथियाने की कोशिश किया। तो ये बात कहते हैं किसी को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ना ये कदाचित सही नहीं होता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें जल की, तो कहते हैं जल जो है जीवन है और जल नहीं तो कल नहीं। ये तो आपने कई जगहों पर स्लोगन सुना ही होगा। कहते हैं पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर कई लड़ाइयाँ हुई है। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार है, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल के लिए लड़ाई हमेशा ही हुई है और आज के समय में जल की जितना महत्वता बढ़ गई है, आने वाला समय में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। कहते हैं एक बूंद भी शुद्ध जल मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश भारत में भी जल का जो है बिल्कुल ही दोहन हो रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियाँ चेंज हो गई है। आज सरकार पानी फ्री कर रही है तो इसके कारण जल भी दूषित हो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं ना फ्री की चीज़ों का जो है दोहन करना भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। और जिन चीज़ों में भारत के लोगों को पैसा लगता है उनमें वो सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उपयोग करते हैं। अब देखिए बिजली का अगर रेट बढ़ जाएगा ना तो भारत के लोग पता क्या करेंगे, कहीं भी जाएंगे फटाक से बोलो या लाइट बंद कर देंगे। और ये भारत की बचत की सबसे बड़ी नीति रही है। लेकिन जैसे जिन राज्यों में भारत सरकार ने बिजली फ्री किया है वहाँ पर दिन रात बल्ब जलते रहते हैं, क्योंकि वो इनका विचार यही होता है कि 300 यूनिट तो हम यूज़ कभी करते ही नहीं है, हम तो मुश्किल से 100 यूनिट यूज़ करते हैं, दिन भर जल भी गया तो क्या हुआ। तो आप देखिए ये नीति सरकार की कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें हमारी बर्बादी की जो है सारी कहानी लिखी गई है। पानी का भी ऐसा ही हुआ है। पहले पानी का कीमत लगता था तो लोग समझते थे कि पानी की कितनी कीमत होती है, आज सरकार ने फ्री कर दिया है। अब 1000 लीटर कहते हैं आम इंसान कम ही यूज़ करता होगा, लेकिन भारत सरकार इस बात को नहीं समझी। कहते हैं एक ने एक रास्ता पकड़ा तो सब ने उसी के रास्ते चलने लग गए, और भारत के नागरिक ने भी ऐसे ही जो है लोगों को प्रोत्साहित किया और उनका साथ दिया, उनको विजय दिया। तो जर्नल सी बात है, हम किस बात के समझदार हैं? हमारे पास सब कुछ है, रूल है, रेगुलेशन है, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन हम विवेकहीन हैं, हम समझदारी से कोई भी कार्य नहीं करते हैं।
आप देख सकते हो कि बड़े देश पानी के बंटवारे के लिए लड़ाई हो सकता है, जो कि इतने बड़े देश हैं। तो हम तो आम व्यक्ति हैं, हम तो आम साधारण हैं, हमारा देश तो विकसित भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ। भारत की कंडीशन देखिए कि एक राज्य में जो है पानी शुद्ध मिलती है और दूसरे राज्य में जस्ट कुछ किलोमीटर की दूरी में पानी अशुद्ध मिलती है। जब हम दूसरे राज्य से कहते हैं पानी दो, तो वो कहते हैं हम पानी आपको क्यों दें। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत देश में रहते हैं और ये राज्य भी भारत के अंतर्गत है, ये भी राज्य भारत के अंतर्गत है, दोनों का बॉर्डर भी साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र का व्यक्ति जो है गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है और दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति जो है अच्छे पानी पी रहे हैं, लेकिन वो अच्छे पानी जो गंदे पानी पी रहे हैं उनको देने को तैयार नहीं है। यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। तो अब सोचिए हमारी मानसिकता कितनी महान है और हम कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूलवासी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। चलिए ये तो बात जर्नल सी है कि कोई व्यक्ति किसी देश में 10 साल या ऊपर रहता है तो वो उस देश का निवासी बन जाता है तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों से उन्हें अपने अधीन बना लिया। लेकिन ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देशों में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जाति से उन्हें अपने अधीन बना लिया। भारत में मूल निवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मूलवासी के अर्थ होता है भारत में जनजाति आदिवासी जो पिछड़े हुए वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो है तादाद भी काफ़ी है और भारत सरकार के द्वारा इनकी संरक्षण भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको जो है मूल निवासी बताया है, लेकिन भारत में इसको जनजाति और आदिवासी शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसे हम मूल निवासी कह सकते हैं। देखा जाए तो 1975 में मूल निवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल बना। यानी देखा जाए तो 1975 में मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल बना, जो मूल निवासियों की मुख्य मांग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय बनाया जाए। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनको ये बात बताई गई कि मूल निवासियों की मुख्य मांग यही थी कि उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय बनाया जाए। तो ये पहली मांग थी। ये देखा जाए तो इंडिजिनस पीपल की पहली मांग थी या मूल निवासियों की पहली मांग थी कि उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय बनाया जाए। और दूसरी बात जो इन्होंने अपने समक्ष रखा, सरकार के समक्ष रखा, वो थी आज़ादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनको विस्थापन और विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनको विकास के कारण जो है बहुत बार संकटों का सामना करना पड़ा, अपने मूल्य स्थान को छोड़ना पड़ा। इसलिए जो परियोजनाएं बनाई गई है उसको विस्थापन विकास की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये इनकी दो मांग थी और इसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल ने मांग रखी थी 1975 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसको मांग रखने का भी अधिकार है और यहाँ पर जो है मूल निवासियों ने अपनी मांगों को बखूबी रखी और रखना भी ज़रूरी था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर हमने पॉइंट व्यू जो है पूरे चैप्टर का जो है एनालाइज किया, समझा और जाना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें आपके सिलेबस के अंतर्गत था, एनसीईआरटी के अंतर्गत था। सारे पॉइंट आपको जो है बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर त्रिपान सेंटर ने बहुत शॉर्ट करके इसको जो है आपके समक्ष रखा, जो काफ़ी महत्व रखता है और ज़रूरी भी है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो महत्वपूर्ण था। अगले हम टॉपिक में फिर पॉइंट व्यू मिलेंगे आपसे। अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बनता है। और इसमें आप पीछे नहीं हटोगे, आप क्योंकि भारत के निवासी हो, अच्छे व्यक्ति हो, क्योंकि आपको पता है कि अपना कल्याण कभी कल्याण नहीं होती है, जग कल्याण दुनिया कल्याण, यही हमारी विचारधारा है कि सबके कल्याण हो। इसलिए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर
ही नहीं रुकना है। यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो एक बार जुड़िएगा तो MA तक त्रिपाण सेंटर में ही पाइएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।